आज हम करेंगे बिहार की बात, बिहार के मुद्दे की बात, यहाँ के प्रवासियों की बात जो आ रहे हैं लगातार और उनके आने से समस्याएं बढ़ी है, संक्रमण भी बढ़ा है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के जनसंपर्क एवं सूचना मंत्री नीरज कुमार। इनसे जानेंगे। नीरज कुमार मुखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, सरकार की बात को अच्छी तरह से रखने के लिए जाने जाते हैं। इनसे बात करते हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका प्रत्येक न्यूज़ लाइव में। धन्यवाद सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्रवासी के आने के बाद संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, तो इसे लेकर आगे सरकार की क्या रणनीति है? ये स्वाभाविक है ना भाई, हमारे प्रवासी देश के विभिन्न राज्यों में हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का स्थान है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित हो गया कि आपदा के समय हर व्यक्ति राज्य का है, इस देश का नागरिक है, उसको मौलिक अधिकार है कहीं भी रोजगार करने का, लेकिन आपदा के समय वो अपने अपने राज्य के हो गए। उत्तर प्रदेश के बाद हमारा स्थान है और देश के विभिन्न राज्यों के प्रवासी एक दूसरे जगह रह रहे हैं। प्रवासी हमारे हैं, वो संक्रमण मुक्त हों, ये हमारा दायित्व है। तो राज्य सरकार ने उसका वर्गीकरण किया है कि 11 ऐसे शहर जहां से संक्रमण के दर ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको हम क्वारंटाइन सेंटर में, जो प्रखंड में अथवा प्रखंड जो इसको नोटिफाई करेगा वहाँ रहेंगे, और इसके अलावा जो लोग रहेंगे वो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे प्रखंड में और अपना होम क्वारंटाइन भी रह सकते हैं, लेकिन उनको यह लिखित सूचना देनी होगी प्रखंड में। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा स्वस्थ होने का दर जो है वह भी बेहतर है। अब आज का जो है दर वह है 27.27%। हाँ, ये हमारे जो लोग ठीक हो रहे हैं, और अभी तो संख्या आना है, इसके लिए कोई चिंता हमको नहीं है। चिंता इसी बात की है कि वो प्रवासी बिहार में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप रहना चाहते हैं रहिए, आपको रोजगार भी देंगे। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि रोजगार की बात जब चली है, तो रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी और लगातार जो क्वारंटाइन सेंटर से उपद्रव की तस्वीरें आई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और क्वारंटाइन सेंटर में वीसी के जरिए लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रोजगार का जो रोड मैप सरकार तैयार कर रही है, इतने बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, पहले से भी यहाँ बेरोजगारी है, तो इसे किस तरह से आप मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो 13,825 क्वारंटाइन सेंटर है, 9,68,171 लोग आवासित हैं। तो पूरा समग्र बिहार का सूचना ले लीजिए तो 100 का आंकड़ा पार कर पाता है हंगामा का? अरे ये कुछ लोग को दिमाग में चलते रहता है, फितूर है ये सब। व्यवस्थागत आधार देना एक बड़ी चुनौती होती है। ये 9 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और सूचना कितना आया? 100, 200, 500। इसका मतलब क्या है? यह तात्कालिक एक परिस्थिति जन चुनौती है। बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो राज्य सरकार ने, मैं तो चुनौती देता हूं किसी को, कि देश के दूसरे राज्यों का भी बजट देख लीजिए, और बिहार ने जो विकास की गाथा प्रारंभ की, तो एक अपने अपने पंचायत और अपने अपने गांव को मानक मानना चाहिए कि संगठित क्षेत्र में कितने रोजगार सरकार ने दिए, चाहे वहाँ स्कूल में शिक्षकों का नियोजन हो, अथवा पंचायत में पंचायत सेवक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, विकास मित्रों। इसके अलावा अगर सड़क की उपलब्धता बढ़ी, शांति व्यवस्था कायम हुआ, कानून व्यवस्था बेहतर हुआ, बिजली की उपलब्धता बढ़ी, तो स्वरोजगार के भी साधन बढ़े। तो ये हमारे स्किल्ड लेबर हैं। जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको मनरेगा के तहत राज्य सरकार ने कहा है कि उनका जॉब कार्ड बन रहा है, वो जॉब कार्ड उनको मिलेगा, उनको प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जाएगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि पहले क्वारंटाइन सेंटर से जाने के बाद होम क्वारंटाइन होंगे, उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप होगा, तब उनको सोशल डिस्टेंस की बुनियाद पर यह काम दिया जाएगा। मतलब ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि सरकार जितने लोग आ रहे हैं उन सबको रोजगार मुहैया कराने में सक्षम है। बिल्कुल। देखिए, जो अभी तक के जो स्किल का डिफरेंट कैटेगरी आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी में, कोई है, कोई कंस्ट्रक्शन के काम में, और बिहार तो विनिर्माण के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन में लगातार 13 वर्षों से हम राष्ट्रीय औसत पर है। अभी कोई पैरवी उर्वी से नहीं है, ये नहीं कि कोई पैरवी उर्वी हमारा कर रहा है दिल्ली में, बम्बई में, कि भाई पैरवी से इनका विकास दर ठीक कर दीजिए, वो तो है नहीं। हम लोगों ने काम किया है और उस राशि को खर्च किया, और उसके चलते हमारा बजटीय आकार बढ़ा। तो विनिर्माण के क्षेत्र में तो अभी संभावना है हमारे यहाँ है।
अभी हमारे यहाँ जो काम का रफ्तार है, कोविड-19 ने जरूर हमको प्रभावित किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जिस 70 साल के बाद जहाँ बिजली पहुँच रही हो, जहाँ गांव में गली नली बन रहा हो, तो ये तो साफ है, नज़रिया साफ है कि कंस्ट्रक्शन में भी संभावनाएं हैं बिहार के अंदर। अच्छा, आपको ये लगता है कि जिस तरह से लोग क्वारंटाइन सेंटर से निकलकर, या कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना सूचना के गांव में चले जा रहे हैं, और इधर जो रिपोर्ट्स ICMR की आई है उसके अनुसार बिना लक्षण के भी कोविड-19 पाए गए हैं टेस्ट में, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि गांव में इस तरह से अगर इजाज़त दे दी गई जाने की तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है? देखिए, इस संक्रमण एक चुनौती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आज अब इधर 3 दिन का रिपोर्ट हमको नहीं है, लेकिन आज से 3 दिन पहले यह रिपोर्ट थी कि 95% पंचायत संक्रमण से बचे हुए हैं। इसका क्या कारण है? इसके सामाजिक कारण है। पंचायती राज में जो आरक्षण दिया गया समाज के गरीब तबके को और महिलाओं को, तो ज़्यादा कौन प्रवासी हैं, कौन सोशल कैटेगरी के लोग हैं, तो वो कितने सतर्क हुए कि उनके परिजन भी गांव में आए तो उन्होंने खबर किया कि भाई आप जाइए वहाँ, तो इसका नतीजा ये निकल करके आया। इसलिए जितने बिहार में ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जितने सचेत और सतर्क हैं, वो तुरंत खबर करते हैं। ये स्वाभाविक है, कोई अछूत लोग तो है नहीं भाई, ये रोग ठीक होने का भी दर इनका बेहतर है। तो इसका अब 3 लाख के लगभग हमारी जानकारी के अनुसार अब तक के लोग आ गए विभिन्न जानकारी ने बिना दिए हुए, तो स्वाभाविक रूप से एक चुनौती है। लेकिन यह ग्रामीणों की सतर्कता, वो सचेत होना उनका, और उनके अंदर ये संकल्प शक्ति कि हमारे परिवार के लोग भी आए हैं, तो गांव के लोग ही खबर करते हैं ना कि भाई हमारे गांव का आदमी है, वो नाम अब बताना शुरू कर दिया है कि इसके घर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनके मन के अंदर ये भाव है कि हम अपने गांव को बचाएंगे। तो अगर ये ट्रांसमिशन बढ़ता, अगर ये संक्रमण और ज़्यादा बढ़ता है, तो क्या सरकार के पास उस मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि सब लोग को एक साथ आप उतना स्वास्थ्य लाभ दे पाएँ? सबसे पहले तो परिस्थिति जन चुनौती है। पहले तो इसकी तकनीक क्या थी, यह महत्वपूर्ण विषय था। तो ये कालखंड में तय होता है। तो 14 जगहों पर हमारी जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब जिला स्तर पर भी हम लोगों ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री निर्देशित किया कि जिला स्तर पर भी जांच करिए। इसलिए हमको लगता है कि ज्यों-ज्यों ये मामले बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर में, तो निश्चित रूप से विधा जो इसका टेक्नोलॉजी है वो अभी नए तरीके से आ रहे हैं, तो रिस्पॉन्स टाइम इसका घटता जा रहा है जांच का। तो हम समझते हैं कि जो नई चुनौती होगा उसको नई विधा, और जो तत्कालिक विधा उससे हम निश्चित रूप से उसका मुकाबला करेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार का जो रोड मैप है आपने जाना, कल मुख्यमंत्री लगातार बात भी कर रहे हैं क्वारंटीन सेंटर से। आवासितों ने भी कहा कि हम बिहार में ही रहना चाहते हैं। मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, मंत्री जी ये बताइए कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर हमारे पास वापस आ गए, वो हमारे राज्य के निवासी भी हैं, उनका हक है आना, तो वो आ गए, तो अब इसका अन्य राज्य में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उस पर क्या असर पड़ने वाला है? वो तो तेजस्वी को चिंता है ना, हमको तो चिंता है बिहार के लोग बिहार रहें। तेजस्वी को चिंता है कि भाई अगर प्रवासी वहाँ नहीं जाएंगे तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। ये खाते हैं बिहार का, गाते हैं दूसरे राज्य का। ये चूँकि अपने ही प्रवासी राजनीतिक पक्षी थे, 50-55 दिन कहाँ थे वही जाने, आज तक लोकेशन तो किसी को बताए नहीं। भाई इस राज्य के नागरिक है, उनके अंदर मेधा है, स्किल है, तो उसका इस्तेमाल तो हम करेंगे बिहार के लिए ना। वो अगर रहना चाहते हैं तो अब उसके लिए बाकायदा डाटा सर्वे करवा रहे हैं, हम लोग पूर्ण सर्वे करवा रहे हैं कि उनको कहीं जाना नहीं पड़े हम लोग। और साथ ही साथ मैं यह भी चुनौती दे रहा हूँ कि देश के अंदर विभिन्न राज्यों में प्रवासी हैं, जरा सा आंकड़ा लोग निकाल के देख लें, हमारी जितनी आलोचना है कर ले। मैं किसी भी राज्य सरकार से बेहतर राज्य सरकार ने काम किया है, चाहे वह प्रवासी मजदूरों को सहायता तो वहाँ राशि हो, चाहे यहाँ रहने के बाद जो उनको हम सुविधाएं दे रहे हैं, और उसके बाद भी जो उनके लिए हम लोगों ने प्राथमिकता तय की कि अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट बनेगा, राशन कार्ड बनेगा, उनको जीवन की जो चुनौतियाँ न्यूनतम चुनौतियाँ जो हैं उसमें वो सक्षम रहें, ये व्यवस्था कारगर व्यवस्था किया है। और ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। आप किसी भी राज्य में उठा करके देख लीजिएगा, माइग्रेंट के लिए इससे बेहतर कोई
कार्य योजना अब तक नहीं आई। बिहार सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रही है और आपने बताया भी कि हम सक्षम हैं रोजगार मुहैया कराने में। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के क्षेत्र हैं, उसे आप रोजगार मुहैया करा देंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, ये देश स्तर पे प्रभावित होगा? बिहार के जो श्रमिक वापस आए हैं तो क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही से प्रभावित नहीं होगा? नहीं, कैसे होगा? नहीं होगा तो राजनीतिक रूप से चिल्ला काहे के लिए रहा है सब? ये विनती कर रहा है कि हुजूर रह जाइए, रह जाइए। और जब हम विपदा में थे उस समय कहा कि नहीं चले जाइए, चले जाइए। ये स्वाभाविक है, जिसकी जैसी मंशा थी। बिहारी बोझ नहीं होते हैं, बोझ उठाने वाले लोग होते हैं। तो बिहारियों ने तो कोई अब कोटा का ही मामला एक उदाहरण है, सामान्य उदाहरण है। भाई कोटा में बच्चों ने कोई अपराध किया था क्या? 4 लाख 5 लाख रुपया फी लेते थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है कि नालंदा विश्वविद्यालय है, उसकी इकोनॉमी हमारे ऊपर है। 1 महीना हमारे बच्चों को रख नहीं सकते थे। ये कौन सा ये है? अभी राजस्थान की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा कि हमको पैसा दीजिए जो माइग्रेंट आए हैं। अब समझिए नज़रिया क्या है। उस राज्य के अंदर वो कार्यरत थे, वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ की इकोनॉमी को वो बूस्टअप कर रहे थे। और जब उनको भेजा गया तो उस समय तो कह रहे थे कि हम भेज रहे हैं, यश ले रहे थे। अब आज चुपे चापे को पत्र भेजते हैं कि हमको पैसा दे दीजिए। ये मनसा साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे सवाल पर कम से कम राजनीति का एजेंडा नहीं तय करना चाहिए। विपदा के समय मानवता की रक्षा, प्राण रक्षा का ही दायित्व था। इस दायित्व से कहीं न कहीं जो कर्तव्य बोध होना चाहिए था उसमें लोग असफल रहे, जिसका परिणाम है कि आज विनती करना पड़ रहा है कि आइए आइए आइए। और हमारे बिहारी कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। हमारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमारी चिंता बिहार की नहीं है, आपके राज्य की इकोनॉमी कैसे बचेगा। क्योंकि इनका बहुत सारा जमीन उमीन जहाँ तहाँ रहता है, तो विभिन्न राज्यों जो में होगा, कहीं कुछ होगा खाता बही, तो इनको चिंता उसी का लगा हुआ है। शिक्षा की बात आपने की है तो आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा आपसे शिक्षा पर ही। शिक्षा में यहाँ भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि निजी विद्यालयों का लॉकडाउन पीरियड का जो फी है वो माफ़ होना चाहिए। सरकार इस पर कुछ करने वाली है क्या? देखिए, ये एक शिक्षा बाजार के हवाले चला गया है, ये समझना बहुत जरूरी है लोगों को। शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में केंद्र और राज्य की जिम्मेवारी है, संसाधन देता है। लेकिन शिक्षा को जब आपने बाजार के हवाले कर दिया, जब प्राइवेट स्कूल खुल गया, तो प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट में लॉ को कितना अधिकार है? नहीं तो ये किसने किया? सरकार ही ने किया ना। यहाँ से ये तो महामहिम कांग्रेस पार्टी की कृपा है। ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के दौर में आज भी बिहार उस मामले में सुखी है। 83% आज भी मानव संसाधन विकास विभाग की रिपोर्ट है कि सरकारी विद्यालय में ही का मैनेजमेंट ही बिहार में चलता है। खैर वो अलग विषय है। तो आपको नहीं लगता कि शिक्षा में यहाँ सुधार होने की आवश्यकता है? अच्छा माहौल बना है। शिक्षा का गुणवत्ता देश के लिए चुनौती है, कोई यहाँ के लिए चुनौती। अब तो आने वाला दिन और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कोविड-19 में अगर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हुई तो नई पीढ़ी के बच्चों पर क्या असर होगा, ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय ये है कि निजी विद्यालय में जिला प्रशासन ने विभिन्न जगहों पर अनुरोध कहा है कि भाई कोविड-19 के दौर में बच्चों के अभिभावक को परेशान मत करिए। और ये इस दिशा में सरकार ने जो जिला स्तर पर जो हमारा प्रशासन होता है उसने निर्देश भी जारी किया है कि भाई इस संबंध में ऐसा नहीं करिए कि जिससे कि गार्जियन परेशान हो। उनकी आमदनी है नहीं, आप अभी उस समय कहिएगा कि भाई उनको आप फी दे दीजिए। तो ये तो सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। उनकी परेशानी है कि उनके यहाँ भी कर्मी कार्यरत हैं, उनका तर्क क्या आता है कि हमारे यहाँ कर्मी, हम उनका क्या करेंगे। तो ये परस्पर बीच का एक रास्ता कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। मतलब इस पर बात चल रही है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए? बिल्कुल, ये करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भाई एक तरफ अभिभावक हैं, उनकी आमदनी घट गई, दूसरी तरफ उनके कार्यरत कर्मी हैं, उनको जीवन की चुनौती जूझना है। तो प्रबंधन को तो इस सवाल पर कहीं ना कहीं रास्ता निकालना होगा कि आम लोग उससे परेशान नहीं हो। एक सवाल है कि कोविड-19 के बाद आपके नज़रिए से कितना बदलाव आएगा समाज में, देश में, राज्य में? अगर इसकी दवा नहीं आई तो पूरा व्यवस्थागत बदलाव दुनिया के अंदर हो जाएगा। सोशल डिस्टेंस की अगर एकमात्र दवा है इसका, तो निश्चित रूप से चाहे वह स्कूल का बिल्डिंग हो, थाना का बिल्डिंग हो, एसपी का ऑफिस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो, सारा चीज को रीस्ट्रक्चर करना होगा और कोई रास्ता दूसरा नहीं रहेगा। अगर दवा नहीं आई तो, दवा आई तो ठीक हो जाएगा।
अच्छा, आप लोगों को, बिहार वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? हम आम लोगों से यही अपील करेंगे कि केंद्र और राज्य की सरकार गंभीर है, ये राष्ट्रीय खतरा है। तो इस खतरे का एकमात्र इलाज है संक्रमण से बचाव, संक्रमण से बचिए, कोरोना को हराइए। और ये मानवता और प्राण रक्षा का एकमात्र मूल मंत्र है। न इधर दिमाग दीजिए, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, केवल संक्रमण मुक्त होने पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सूबे के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी हर मुद्दे पर। हमने कई तरह के प्रश्न किए, शिक्षा से लेकर रोजगार तक की बातें की। सभी प्रश्नों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें प्रत्येक न्यूज़ लाइव।